हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश में भारी जुर्माने के बावजूद अवैध और ओवरलोडिंग वाहनों की रफ्तार रुक नहीं रही और इसी को लेकर हरियाणा न्यूज ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर रोज 70 से 80 लाख रुपए के चालान किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के भी उन्होंने कहा, कांग्रेस लोगों में अपना विश्वास खो चुकी है। राज्य में अवैध बसों और वाहनों के चलने के साथ साथ जो ओवरलोडिंग हो रही है उस पर पूरी तरह से शिकंजा कसा गया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। उनसे इसके साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। मंत्री जी, ये बताएं कि ये जो आपने एक मुहिम चलाई थी ओवरलोडिंग वाहनों को रोकने की, इसके साथ साथ जो अवैध वाहन चलते हैं और जो कमर्शियल जिसका यूज करते हैं, आपने हमें बताया था हरियाणा न्यूज को कि इस पर शिकंजा कसने के लिए काफी कुछ किया जाएगा। ये बताएं कि क्या किया गया अब तक। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हमने जितनी अनऑथराइज बस थी, अनऑथराइज दूसरे व्हीकल जो चलते ओवरलोडिंग है या कोई दूसरे जो टैक्स नहीं भरते, उस सब का अभियान हमने चलाया है। और हरियाणा के 3 महीने से हरियाणा में कोई दिन ऐसा नहीं है जैसे 70 लाख, 80 लाख, 95, 94 लाख जिसके चालान रखते। एक बहुत विचित्र बात है कि हर दिन 70-80 लाख रुपए के चालान हो रहे हैं और 96 करोड़ रुपए सरकार वसूल भी चुकी है। बावजूद इसके ये जो गोरख धंधा है बंद नहीं हो पा रहा। नहीं, ये गोरख धंधा बंद नहीं, हमने शुद्धिकरण की तरफ है। और पुराने 40 साल से जो हालात देश और प्रदेश के थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये एक आम आदमी का 2 नंबर के लोगों का व्यवसाय बन गया था। और हमसे ये मत कहिए हमने करा, हमने तो 40 साल के इतिहास को सुधारा है। रोडवेज का जो बेड़ा है या बसें हैं, बसों की कमी से इस समय जूझ रही है। अब वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का बजट आने वाला है। कोई नए प्रस्ताव दिए हैं हमने रोडवेज के और सुधारीकरण के लिए और बेहतरी के लिए, क्या प्रस्ताव हैं वो? नहीं, मुख्यमंत्री जी को पता है कि जो हरियाणा रोडवेज है ये गरीब का हवाई जहाज है और गरीब आदमी सफर करता। दिल्ली के आसपास हरियाणा है और हरियाणा की जो परिवहन व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। 800 बस हमने मंजूर करी है और हम चाहते हैं 800 और 1000 बस हो, 1800 के आसपास एक साल में, 1.5 साल में बसों का मिला। ये बताएं कि कांग्रेस, अब बजट सत्र आने वाला है, कांग्रेस लगातार अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। आपके लिए इस अविश्वास प्रस्ताव के क्या माने हैं? क्या सरकार को कोई खतरा है? कांग्रेस अपना विश्वास लोगों में खत्म कर चुकी है और हरियाणा के लोगों ने विश्वास नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, कुछ होना नहीं है। जब समय होता है विधानसभा में संघर्ष का, मैदान छोड़ के चले जाते हैं, अपनी बात नहीं रखते हैं और विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो इनका काम है करना चाहिए। तो आपने सुना 96 करोड़ रुपया जो है पिछले 3 महीने में वसूल किया जा चुका है अवैध वाहनों से और ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों से। 70 से 80 लाख रुपए तक डेली जो है चालान किए जा रहे हैं। बावजूद इसके जो अवैध वाहन चलाने वाले लोग हैं और ओवरलोडिंग करने वाले हैं वो मान नहीं रहे। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू आयरे ने मुलाकात की। डिप्टी सीएम की सरकारी आवास पर हुई मुलाकात के दौरान भारत और विशेषकर हरियाणा के ब्रिटिश सरकार के साथ आपसी रिश्तों और व्यावसायिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ने डिप्टी सीएम को ब्रिटिश सरकार की ओर से बिजनेस और अन्य कार्यों में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा अपने प्रदेश के लोगों के लिए की गई मदद और दूसरी चुनौतियों से निपटने के लिए बधाई भी दी। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर को भारत का संविधान और एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।
वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उकलाना की वर्धमान पाइप फैक्ट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में खाप पंचायतों का दौर बंद करने का फैसला किया गया है। गुरनाम सिंह ने कहा कि किसान महापंचायत से बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम हो रही है और लोग गांव में महापंचायतों की ओर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब में किसान महापंचायत बंद की जाएंगी क्योंकि दोनों प्रदेश पहले से बहुत जागृत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महापंचायतों की जरूरत नहीं, अब हरियाणा की बजाय उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरे प्रदेशों में किसान महापंचायत की जाएगी। सरकार पर निशाना साधते हुए गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं राकेश टिकैत के फसल जलाने वाले बयान पर गुरनाम सिंह ने कहा कि फसल जलाने का मतलब फसल नहीं बेचना है। पंचायतों के दौर शुरू होने से जो रिजल्ट सामने आया है वो ये है कि हमारी धरनों पे संख्या, जो हमारे मोर्चे लगे हुए हैं उन पे हमारी संख्या कम हो गई है। और हरियाणा पंजाब में पहले से बहुत जागृति है। हरियाणा पंजाब में इन पंचायतों की जरूरत नहीं है, दूसरे प्रदेशों में पंचायतों की जरूरत है जहां जागृति नहीं है। तो मैं खास तौर पे हरियाणा वाले भाइयों से बेनती करना चाहूंगा, जो हमारे खापों वाले भाई हैं उनसे भी बेनती करना चाहूंगा, हरियाणा के आम लोगों से बेनती करना चाहूंगा कि एक तरह से हरियाणा में बहुत पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। जगह जगह पे लोग पंचायत रखवाना चाह रहे हैं। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेंगे कि कृपया हरियाणा में कोई पंचायत ना रखवाए और हरियाणा से पंचायतों का दौर बंद करें। हरियाणा में पहले से बहुत जागृति है। किसानों के आंदोलन का आज 86वां दिन है। किसान पिछले काफी समय से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। ढांसा बॉर्डर पर शुक्रवार को एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक किसान को पहले से ही मिर्गी के दौरे पड़ने की शिकायत है और आज किसान अपने साथ दवाई लेकर के नहीं आया था। धरने पर मौजूद मेडिकल स्टाफ के मुताबिक इस तरह की बीमारी वाले लोग अब इन हालातों में उनको नहीं आना चाहिए। इस कंडीशन में किसान को घर में आराम करना चाहिए। आज ढांसा बॉर्डर पर अजीत सनोपुर चरण सिंह बागपुर की तबीयत बिगड़ गई। अचानक से हम सभी यहाँ पर जो हमारा मेडिकल है, हमारे यहाँ मेडिकल के साथियों ने उनकी वो गोली दवाई दी। अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है और मैं तो सरकार से बोलना चाहूँगा कि भाई दिन के दिन हमारी साथ हो रही है और कितनी हमारा मोदी साहब दे रही है, चेक करोगे इन काले कानूनों को जो हमारे ऊपर तानाशाही रूप में ठोक रखी है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो रही है और इसी कड़ी में शुक्रवार को सिरसा जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता खच्चर रेहड़ी पर मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर रखकर शहर के बाजारों में नारेबाजी करते हुए निकले। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े दाम वापस नहीं लेती और कृषि कानून रद्द नहीं करती, कांग्रेस अपना आंदोलन तेज करेगी। ये आज हम महंगाई के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं बजरंग दास जी की अध्यक्षता में। और ये गैस का सिलेंडर जो है कांग्रेस के राज में 392 रुपये था, आज 800 रुपये हो गया और सब्सिडी भी इसकी खत्म कर दी। इसी तरह डीजल जो है 90 के लगभग हो गया लीटर और पेट्रोल जो है 100 से पार चला गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है और इन मुद्दों को लेकर आज महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ये हमने जुलूस निकाला है, मोटरसाइकिल भी और सिलेंडर भी। ये केंद्र सरकार द्वारा बेहताशा महंगाई के विरोध के अंदर बिना पेट्रोल का तो मोटरसाइकिल है, बिना गैस का सिलेंडर है। आज हर एक आदमी का घर का बजट बिगड़ चुका है। इतनी महंगाई केंद्र सरकार ने कर दी। पिछली सरकार में जो गैस का सिलेंडर 350 रुपये हुआ करता, आज 800 रुपये लगभग सिलेंडर हो चुका है। जो पेट्रोल की कीमत कच्चे तेल की 19 रुपये कुछ पैसे है, उसके ऊपर केंद्र हरियाणा सरकार का टैक्स 52 रुपये कुछ पैसे है। आज देश के अंदर बेहताशा महंगाई है और सरकार की गलत नीतियों का लाखों लोग हरियाणा में बेरोजगार हो चुके हैं, केंद्र में बेरोजगार हो चुके हैं। वहीं भिवानी में अपनी मांगों को लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।
छात्रों ने कहा कि मार्च में होने जा रही परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया जाए। साथ ही एक सप्ताह के अंदर लेटर जारी नहीं हुआ तो छात्रों की ओर से यूनिवर्सिटी का गेट जाम करने की चेतावनी दी गई। छात्रों की मांग है कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होनी चाहिए, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफलाइन आधार पर परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। छात्रों का कहना है कि प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन और ऑनलाइन आधार पर परीक्षाएं लेगी तो यहां भी परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया जाना चाहिए। आज का जो प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन, ये एक यूनिवर्सिटी जो आगे एग्जाम होने हैं मार्च के अंदर, ये सब ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी में है। क्योंकि कोरोना का कोविड का समय था, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। हमें ये मांग रखी है कि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का प्रावधान भी हो, ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। बच्चों का जिसका मन करे वो ऑफलाइन दे, जिसका मन करे वो ऑनलाइन दे, दोनों पैटर्न होने चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में लघु सचिवालय में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संगठन ने मुख्य सचिव को पत्र के हवाले से 3 विभागों के कर्मचारियों की मांगों का वार्ता के जरिए समाधान करने का अनुरोध किया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीती 30 जनवरी को संगठन की राज्य परिषद की मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि समय रहते मांग पत्र की मांगों का हल नहीं निकाला जाता है तो संगठन 14 मार्च को करनाल में राज्य स्तरीय रैली कर मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए द्विपक्षीय वार्ता की जाए, जिससे लंबित पड़ी मांगों का त्वरित समाधान हो। सेक्रेटरीट के ऊपर मैकेनिकल वर्कर यूनियन हरियाणा का आह्वान के ऊपर जो है यहाँ उनका धरना चला हुआ है, क्योंकि लगातार सरकार को उन्हें मांग पत्र दिया हुआ है, मांगे लिखित में दे रखी हैं, लेकिन सरकार या उच्च अधिकारियों ने आज तक इनसे कोई बातचीत नहीं करी, जिसके कारण आज यहाँ धरना देना पड़ रहा है। लेकिन इस धरने में जो इनकी मांग मुद्दे हैं उनको हल कराने के लिए सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित यूनियन है, इसलिए सर्व कर्मचारी संघ का भी जिम्मेदारी बनती है कि इसके अंदर शरीक हो और हम इस धरना का समर्थन करते हैं, इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। और कैथल में अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन कई कदम उठाता है, लेकिन कई बार मेली भगत के चलते अवैध कॉलोनियां पनपती हैं। कई बार जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अवैध कॉलोनी बनाने में कॉलोनाइजरों का साथ देते नजर आते हैं। नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से बनाई गई ऐसी ही सड़क को डीटीपी अनिल नरवाल ने ध्वस्त कर दिया और ये कार्रवाई जिला नगर योजनाकार और तहसीलदार के द्वारा की गई है। मॉडल टाउन के पास राइस मिल के पीछे करीब 4 एकड़ में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित हो रही थी, जिसे आज कार्रवाई के तहत गिरा दिया गया। सर, ये जो है मॉडल टाउन के पास राइस मिल के पीछे 4.5 एकड़ में नई कॉलोनी बनी है, जिसके अंदर कच्चे रोड हैं और अभी 2-4 डीपीसी भी आई हैं। इनको तोड़ने की बारे कार्रवाई करने हेतु हम पहुंचे हैं। रेवाड़ी में कोरोना के चलते प्राइमरी स्कूल बंद पड़े हैं, जिसके चलते जिले के हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि जिला कोरोना मुक्त हो चुका है, इसके बाद भी स्कूल नहीं शुरू किए गए। एसोसिएशन स्कूल खोलने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, साथ ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्राइमरी स्कूलों को खोलने की अपील की गई। हमारे शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि प्राइमरी विंग को तुरंत खोला जाए, और हमें ये आश्वासन मिला था 19 जनवरी को शिक्षा मंत्री जी के रेजिडेंस पे, और जल्दी से जल्दी हम आपकी प्राइमरी विंग को खोल देंगे। अब सब कुछ सेक्टर खुल गए, सामान्य सब काम है, कोई किसी प्रकार का प्राइमरी को विंग बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। राग में हो जी, स्कूल खोले जाए, क्योंकि बच्चे घर में बैठे हुए परेशान हो रहे हैं। उनका पूरा जो पीछे जो पढ़ाई लिखाई थी पूरी बेकार हो चुकी है, सब कुछ भूल चुके हैं वो, और अब कोरोना तो बिल्कुल खत्म ही है। और वहीं सिरसा के राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज के मेन गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया। आपको बता दें कि छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा करवाने के विरोध में कॉलेज में ताला लगाया। छात्रों का कहना है कि जब क्लास ऑनलाइन लगी है तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए।
छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं 2 दिन पहले भी छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा को लेकर प्राचार्यों को मांग पत्र सौंपा था, लेकिन उनकी मांग अब तक मानी नहीं गई है। ये हमारी क्लासेस थी वो ऑनलाइन लगी थी जी, और हमारी यही मांग है कि हमारे एग्जाम है वो भी ऑनलाइन हो। हमें चाहिए कि ऑफलाइन मोड के साथ साथ ऑनलाइन मोड भी रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा लगे जी। बाकी हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन लगी यही मांग है कि जी हमारी डिमांड यही है कि एग्जाम भी ऑनलाइन ही हो जाए, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड भी दिया जाए, यही डिमांड है सर हमारी। बच्चे जो है हम पेपर नहीं देना चाहते हैं, आज से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 5th सेमेस्टर के, और बच्चों को परसों भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, हमने यानी कि बोर्ड को भेज दिया था, लेकिन जो हमारा टेक्निकल बोर्ड है उन्होंने डिसीजन लिया है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही हो, और बच्चों को हमने समझाने का प्रयास किया है और ये भी कहा कि किसी बच्चे को वो रोकेंगे नहीं। भिवानी के नागरिक अस्पताल में पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज अनुबंधित कर्मचारी धरने पर बैठे। आउटसोर्सिंग के तहत लगे भिवानी के नागरिक अस्पताल में ये कर्मचारी 6 महीने से अपने वेतन की राह देख रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विभाग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि 6 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी गई और इस बारे में कई बार संबंधित महकमे से बातचीत की जा चुकी है, लेकिन कहीं से भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द वेतन दिया जाए, वरना वो लगातार धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। बोल रहे बजट नहीं आ रहा हॉस्पिटल में, एक ये बहाना बोल के रोक दिया जाता है। बट हम कोरोना योद्धा हैं, काम कर रहे हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, फिर हमें सैलरी क्यों नहीं मिल रही? इतना खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। एक दूसरे डॉक्टर तो ऐसे भी नहीं है कि हेल्प कर दे। पिछली 3 फरवरी को हम डीसी सर से मिले थे। डीसी सर ने आश्वासन दिया था कि आपकी सैलरी का समाधान हो जाएगा। अब तक 3 फरवरी से लेकर आज 19 तारीख हो गई, 16 दिन बीत चुके हैं, अब तक हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ है। हरियाणा में सरपंच, पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों को पदमुक्त करने के आदेश दिए गए। फतेहाबाद के डीसी डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने सरकार के आदेशों की पुष्टि की। डीसी ने बताया कि 23 फरवरी को हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पंचायती राज संस्थाओं की आगामी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सभी तरह के कामकाज नियुक्त प्रशासक संभालेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि 23 फरवरी को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का समय पूरा हो रहा है, जिसमें पंच, सरपंच, ग्राम समिति, पंचायत समिति के सदस्यगण और जिला परिषद के सदस्यगण इसमें आते हैं। तो इसमें सरकार की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें ये कहा गया कि 23 तारीख से एक हफ्ता पहले से ही ये प्रक्रिया शुरू कर देनी है, ताकि 23 तक 100% वो रिकॉर्ड हम उसको अपने हैंडिंग ओवर उसकी जिला प्रशासन के प्रशासकों के पास आ जाए। तो इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ कि ऑन और बिफोर ए वीक, ऑन और ए वीक बिफोर 23rd, सो प्रायर टू 23rd उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, तो उस लिहाज से प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं B&R मार्च में जिले भर में क्षतिग्रस्त और नए मार्गों का निर्माण कार्य शुरू करेगा। इसके अलावा तोशाम रोड रेलवे ओवरब्रिज से तोशाम बाईपास तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते को 4 लेन मार्ग बनाया जाएगा। विभाग ने टेंडर जारी कर दिए और मार्च में रोड निर्माण का काम शुरू होगा। इससे रोड क्षेत्र के आसपास हजारों निवासियों के साथ वाहन चालकों को इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि तोशाम रेलवे ओवरब्रिज से तोशाम बाईपास तक के 4 लेन मार्ग निर्माण का मामला लगभग 2 साल से अटका हुआ था। मैं यहाँ से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD B&R भिवानी में पोस्टेड हूँ और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि तोशाम रोड पे पुल से उतरते ही बाईपास तक 4 लेन का जो एस्टिमेट था वो अप्रूव हो चुका है और हमने उसके अकॉर्डिंगली टेंडर भी इनवाइट कर लिए हैं और 1 मार्च को इसकी टेंडर की बिड क्लोजिंग डेट है और उसके बाद हम इसको ओपन करके इसको अलॉटमेंट की प्रक्रिया कर देंगे जल्द और उसके 1-1.5 महीने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि ये काम शुरू हो जाएगा। पिहोवा में एक बैंक से लोन के नाम पर धोखाधड़ी कर 13,70,000 रुपए का एक मामला सामने आया।
पिहोवा शहर थाना पुलिस ने बैंक प्रबंधक की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई शिकायत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पिहोवा के प्रबंधक ने बताया कि पिहोवा के रहने वाले गुलाब सिंह और जोगा सिंह ने साल 2017 में बैंक से 13,70,000 रुपए लोन लिया था और इसके बदले में एक जमीन के दस्तावेज और कागजात जमा किए। 27 जनवरी 2020 को आरोपी गुलाब सिंह ने बैंक में 1,370 रुपए जमा कराए, लेकिन आरोपी ने इस रसीद में जालसाजी कर बैंक अधिकारियों के खिलाफ 13,70,000 रुपए जमा कराने की झूठी शिकायत दायर कर दी। इसके बाद गिरवी रखी जमीन रजिस्ट्री खोने का हवाला देकर पुलिस में शिकायत देकर इस पर दर्ज करवा ली गई। वहीं अब बैंक प्रबंधक ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सत्ताईस जनवरी 2020 को बैंक में 1,370 रुपए जमा करवा के और उसके पीछे 2 जीरो लगाकर 13,70,000 रुपए जमा करवाने का झूठी रसीद बना ली और फिर वह फर्जी ईमेल आईडी तैयार करके राजस्व विभाग में जो उनकी रहन हो रही थी रजिस्ट्री जमीन उसको खत्म करवा लिया। तो इस बारे में बैंक वालों को पता चल गया, तो बैंक वालों ने पुलिस के पास कंप्लेंट दी। पुलिस ने कंप्लेंट की जांच करके जोगा सिंह और गुलाब सिंह दोनों पिता पुत्र के खिलाफ 420, 467, 468, 71 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। हरियाणा रोडवेज बसों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि हरियाणा सरकार बसों को खरीद नहीं रही, जिसके चलते प्राइवेट बसों की ज्यादा संख्या बस डिपो में देखने को मिल रही है। गोहाना बस डिपो में पिछले 2 सालों में लगातार बसों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे परिवहन विभाग की आमदनी तो कम हो रही है, तो वहीं बस में सफर करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले 2 सालों की बात करें तो गोहाना बस स्टैंड पर 40 से ज्यादा बसों को कंडम घोषित किया जा चुका है, जिसके चलते 77 बसों की जो संख्या है उसमें अब तक बस स्टैंड पर महज 33 से 35 बसें ही रोडवेज के बेड़े में बची हैं, जिसके चलते अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हरियाणा परिवहन विभाग का पतन हो सकता है। ये सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा दे रही है। पहले यहाँ रोडवेज की 77 बस थी 2 साल पहले, अब घटकर 33 या 34 बस रह गई है। इसने प्राइवेट की किलोमीटर सीधी बसें ले आई और ये जो परमिट वाली बसें हैं 2016 पॉलिसी देते, इन बसों को बढ़ावा दे दिया इन्होंने। सरकार चाहती है कि प्राइवेट का रिजेक्शन करना इसको, रोडवेज को। और हमारे जैसे स्टूडेंट हैं, पास वाले हैं, डेली अप डाउन वाले हैं, तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है। उनको बस नहीं मिल रही, प्राइवेट वाले उनको ढोते नहीं है। रोडवेज के पास अब इतनी बसें नहीं रही, सरकार अपनी मनमानी पे